स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस के लिए हम लोग अब इस चैनल पे आप लोगों की तैयारी करवाएंगे और आज इस वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज साइंस के क्वेश्चन को करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ताप और ऊष्मा, यानी कि इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को ताप एवं ऊष्मा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाएंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे से भी आप लोगों को बिहार पुलिस के लिए एक नए क्वेश्चन, एक नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल बटन को भी दबा ले ताकि जो भी वीडियो हम लोग डालें आप लोगों से मिस न हो। क्योंकि अब बिहार पुलिस का क्लास इस पर धुआंधार चलने वाला है। पूरा आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ताप और ऊष्मा, यानी कि आज हम लोग ताप और ऊष्मा से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा ताप एवं ऊष्मा। इसी चैप्टर से हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न है, आप लोग को देखेंगे। आज का जो प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है दोस्तों सबसे पहले रदरफोर्ड ने दिया था। इसने ही कहा था कि ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है, यानी कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। रदरफोर्ड ने सबसे पहले ऊष्मा को ऊर्जा कहा था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने जो है सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर क्या कर दिया? पिघला दिया। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि डेवी ने। किसने? डेवी ने। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता या ऊष्मा कार्य में बदलती तो किए गए कार्य एवं उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, इसका मान कितना होता है दोस्तों? तो चलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका मान जो होता है, यानी कि ए बराबर ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को दिया गया है 4186 जूल किलो कैलोरी। ये भी बात सही है। ठीक है, उसके बाद है 4.186 जूल कैलोरी। ये भी बात आपका क्या है? सही है। उसके बाद है सी नंबर ऑप्शन है 4.186 गुणे 10 के पावर 7। ये भी बात क्या है? सही है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है लाजवाब प्रश्न। इसको देखिएगा, देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, ठीक है, और समझिए। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी कि ऊर्जा कम हो जाएगी, कि भार बढ़ जाएगा, कि भार घट जाएगा? तो अगर बात किया जाए इसका राइट आंसर दोस्तों, तो जब वस्तु को हम लोग गर्म करते हैं तो उसकी अणुओं की चाल जो होती है क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। काफी तेजी से उसके अणु गति करने लगते हैं जिसके वजह से वो वस्तु गर्म होने लगती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्त वो है क्या, किसी वस्तु का ताप सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। किसी वस्तु का ताप उसका सूचक है। किसका सूचक है बताना है दोस्तों। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर किसी भी वस्तु का ताप जो होता है किसका सूचक होता है? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। इतना बात आप लोग ध्यान रखिए, यानी कि उसकी अणु जितनी तेजी से गतिज ऊर्जा करेंगे वो वस्तु उतनी ही ज्यादा क्या होगी? गर्म होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, वो है, आप लोग देखिए, किसी वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा
देखिए इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु गर्म है तो उसके संपर्क में कोई वस्तु आएगी तो क्या परिणाम होगा। इस क्वेश्चन का मतलब यही है। तो चलिए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है उस वस्तु में अपेक्षाकृत अधिक ताप पर किसी वस्तु में प्रवाहित होगी। ये होगा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। ठीक है, तो जो अपेक्षाकृत कम ताप वाली वस्तु होगी तो उसका ताप इस गर्म वाली वस्तु से क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई अगर गर्म लोहा हो उसके संपर्क में कोई ठंडा लोहा आ जाए तो दोस्तों गर्म लोहा से जो ऊष्मा जो है ठंडे लोहे में प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, देखेंगे आप, किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, कि स्थितिज ऊष्मा बढ़ गई, कि यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई, कि ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई। तो किसी भी वस्तु के ताप में जब वृद्धि का अर्थ होता है दोस्तों कि उसकी क्या होती है, यानी कि उसकी ऊष्मीय ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है विकिरण पाइरोमीटर, यानी कि विकिरण पाइरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है। जो विकिरण पाइरोमीटर होता है दोस्तों, जो उच्च तापमान को मापने में प्रयोग किया जाता है, तो उससे लगभग कितना डिग्री ताप को मापा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा। यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापा जा सकता है। किससे, विकिरण थर्मामीटर से। ठीक है, और जब बात किया जाए ये नॉर्मल थर्मामीटर जिसे हम लोग पारा थर्मामीटर का, जिसमें पारा भरा होता है, उसमें जो हम लोग के बॉडी के टेम्परेचर को मापने में जिसका प्रयोग किया जाता है, तो वो कितना टेम्परेचर को माप सकता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है थर्मोकपल डैश द्वारा बनाया जाता है। थर्मोकपल जो है दोस्तों डैश द्वारा बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, दो एक सदृश धातुओं से जो है दोस्तों क्या बनाया जाता है, यानी कि थर्मोकपल बनाया जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, दो एक सदृश धातुओं से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप जो है किससे मापा जाता है दोस्तों, ये बताना है। तो सूर्य का ताप मापने के लिए दोस्तों पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है। पाइरोमीटर अब किसे कहा जाता है दोस्तों, तो पाइरोमीटर जो है विकिरण ताप मापी को कहा जाता है, क्योंकि पाइरोमीटर जो है विकिरण के हिसाब से काम करता है। ठीक है, सूर्य से जो ऊष्मा आती है धरती पर वो विकिरण विधि द्वारा आती है। किसके द्वारा, विकिरण विधि द्वारा। और इसी विकिरण को पाइरोमीटर क्या कर देता है, रीड कर लेता है। क्या कर लेता है, रीड कर लेता है, जिससे हम लोग सूर्य के टेम्परेचर को आसानी से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्न में से कौन सही है, कौन सही है बताना है दोस्तों। तो अगर बात किया जाए सही आंसर की तो इसका सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि F-32/9 बराबर C/F, यानी कि F-32/9 बराबर C/5। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस फॉर्मूला से आप लोग अगर डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया हो तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में दिया हो डिग्री सेल्सियस पूछ रहा हो तो इससे आप लोग जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही लाजवाब प्रश्न देखेंगे, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ताप युग्म तापमापी जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अगर इसकी राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सीबेक के प्रभाव के आधार पर। किसके आधार पर, सीबेक के प्रभाव के आधार पर जो है तापयुक्त तापमापी कार्य करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है अत्यंत ऊंचे तापों की माप की जाती है। किससे की जाती है, ज्यादा ऊंचे ताप की माप किससे किया जाता है दोस्तों, ये बताना है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, इसको मैंने ऑप्शन में दिखा दे रहा हूं। बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप याद रखिएगा, यानी कि पूर्ण विकिरण
उप तापमापी से, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको सूर्य का तापमान मापना है तो आप सूर्य के पास थर्मामीटर लेकर के नहीं जाइएगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग पृथ्वी पर ही मापने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सूर्य का जो ऊष्मा है किस विधि द्वारा आता है, तो विकिरण विधि द्वारा, ठीक है। किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा, ठीक है। और ये विकिरण विधि को रीड कौन कर लेता है? ये विकिरण उच्च तापमापी जो होता है, जैसे पाइरोमीटर हो गया, अभी मैंने पीछे बताया हूँ, तो उसको आसानी से क्या कर लेता है? विकिरण को रीड कर लेता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है पूर्ण विकिरण उच्च तापमान P किस सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो अगर बात किया जाए पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी का, तो ये स्टीफन के नियम के सिद्धांत पर क्या करता है? काम करता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा करके पूछ दिया है, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मकसद वही होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। तो इसका राइट आंसर जो है दूर की वस्तु जैसे सूर्य का ताप मापने के लिए हम लोग पूर्ण विकिरण तापमापी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों दी जाती है? ठंडे प्रदेशों में टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे। अगर पारा वाला थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे तो पारा तो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। सॉरी, वो जो है उसमें अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमाप निम्नतर हो सकता है, ठीक है। अल्कोहल का जो द्रव्यमाप होता है दोस्तों क्या होता है? निम्नतम होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ऊष्मा का मात्रक बताना है दोस्तों कि कौन नहीं है। तो ऊष्मा का मात्रक का बात किया जाए तो इसमें डिग्री सेल्सियस नहीं है। क्या है? डिग्री सेल्सियस जो है ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है ताप का एसआई मात्रक क्या है, बताना है दोस्तों। ताप का क्या है? एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का बहुत ही आसान सा सवाल है, सबको पता होना चाहिए कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो देखेंगे शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है। मतलब शीतकाल में हैंडपंप का जो पानी निकलता है दोस्तों वो देखिएगा आप लोग गर्म निकलता है। क्या निकलता है? गर्म निकलता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो राइट आंसर की बात हम लोग करेंगे तो इसका राइट आंसर पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से क्या होता है? अधिक होता है। कब? शीतकाल में। इसी वजह से हैंडपंप ठंडी के दिनों में क्या देता है? गर्म पानी देता है। क्या देता है? गर्म पानी देता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो उसको आप लोग देखिएगा। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ऐसी क्रिया में जब पानी को हम लोग लगातार मंथन करते हैं तो उसका ताप जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये क्यों बढ़ता है? इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों, आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर का बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण जो है ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण है दोस्तों किस में हो जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। इसलिए ये जो पानी को मंथन करने पर क्या होता है? पानी गर्म हो जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा। तो अगर झील के पानी ऊपर से सारा जम जाएगा दोस्तों लेकिन उसका तापमान नीचे जो धरातल का तापमान होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यही कारण है कि पोखरों और तालाबों में पानी जम जाने के बाद भी मछलियां उसमें क्या रहती है? जीवित रह सकती है। क्यों? क्योंकि जमने के नीचे जो पानी जम जाता है उसके नीचे भी तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस रहता है और 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी द्रव अवस्था में रहता है। इसलिए मछली आसानी से क्या हो सकती है? रह सकती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों लाजवाब प्रश्न, इसको देखिएगा। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तो मछलियां और अन्य जीव जलीय जीव क्या रहेंगे? मछलियां एवं अन्य जलीय जीव क्या हो सकते हैं? जीवित रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? तो अभी मैंने बताया दोस्तों कि मछलियां और अन्य जलीय जीव क्या रह सकते हैं? सुरक्षित रह सकते हैं, ठीक है।
क्या रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। नीचे वाला जो परत होता है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस उसमें टेम्परेचर आता है। इस इतना टेम्परेचर पे जल जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, आसानी से मछली रह सकती है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है। तो ऊष्मा का संचारण जो होता है चालन विधि के द्वारा भी होता है दोस्तों, संवहन के द्वारा भी होता है और विकिरण के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर अब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ऊष्मा जो है चालन विधि द्वारा भी चलता है, संवहन और विकिरण तीनों होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों लाजवाब प्रश्न है, इसको देखिएगा। ऊष्मा के संचरण किस विधि में, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं करते हैं। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि चालन विधि में। क्या, चालन विधि में जो है पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों बढ़िया सा प्रश्न है, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि द्रव तथा गैसों में जो है ऊष्मा का चालन जो होता है संवहन विधि के द्वारा होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ठोसों में किसके वजह से होता है, चालन विधि के द्वारा। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, द्रव और गैसों में संवहन और ठोस में क्या, चालन विधि। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों लाजवाब प्रश्न, इसको देखिएगा। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस हो तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा। वैसे तो मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन प्रश्न बना है तो आप इस प्रश्न का मतलब यही हुआ कि आप 60 डिग्री सेल्सियस को क्या कीजिए, फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो आपको मैंने सूत्र बताया था दोस्तों कि F-32 बटा यहाँ पे हो जाएगा 9 इक्वल टू C/5 पे आप लोग यहाँ पे 60 रख के इसको कैलकुलेट कीजिएगा। C के जगह पे 60 रख के कैलकुलेट कीजिए तो आपको आंसर कितना आएगा, 140 डिग्री। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे मनुष्य का टेम्परेचर कभी 60 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, अगर हो भी जाएगा तो इतना टेम्परेचर पे मनुष्य क्या हो जाएगा, मर सकता है, मर जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है किसी मनुष्य के शरीर का समान तापमान जो है बताना है दोस्तों, सामान्य तापमान बताना है दोस्तों मनुष्य के शरीर के। तो अगर मनुष्य के शरीर के समान तापमान की बात किया जाए दोस्तों तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यही तापमान सेल्सियस में बात करेंगे तो सेल्सियस में कितना डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो है राइट आंसर आप लोग बताइए। चलिए एक ऑप्शन में आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, इसका ये होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सरलता से मिल जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं। जो धातु के चायदानी होती है उसमें लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है दोस्तों। क्यों लगाया जाता है, जाहिर सी बात है क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक। ठीक है, उसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है और हम लोग आराम से हैंडल को उठा लेते हैं तो हाथ नहीं जलता है। ठीक है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए लकड़ी जो है चायदानियों के हैंडल में लगाया जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है जल गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका ये क्यों हो जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। क्या हो जाता है, अचानक ही गर्म पानी पड़ने पर विस्तारित होकर के क्या हो जाता है, टूट जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है। पानी का जो घनत्व होता है किस ताप पर अधिक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होता है, पानी का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों
जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? जब कितना 0 से कितना करना है 10 डिग्री सेल्सियस। तो जाहिर सी बात है कि इस पर जो है अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि यानी कि पहले कम होती है और उसके बाद क्या होती है बढ़ती है। पहले क्या होती है कम होती है यानी 0 से 4 डिग्री तक क्या होगा कम होगा और 4 डिग्री के बाद क्या होगा बढ़ेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जल का अधिकतम घनत्व तो 4 डिग्री के पर ही होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है अब यदि जल को 10 डिग्री से क्या 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग याद रखिएगा यानी कि जल का आयतन 4 डिग्री तक कम होगा फिर क्या हो जाएगा बढ़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। गर्मियों में साइकिल का ट्यूब जो होता है फट जाता है दोस्तों। क्यों? अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु क्या होती है फैलती है। हवा गर्म होती है तो क्या होती है फैलती है। इसी वजह से ट्यूब जो होता है क्या हो जाता है फट जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई में क्या होती है तो चौड़ाई सेम टू सेम अव्यवस्थित रहती है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए यानी कि गर्म भाप में शीशे की छड़ को जब आप घुसाइएगा तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो है चौड़ाई वही रहेगी अव्यवस्थित रहेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है लोलक घड़ियां गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है। लोलक जो घड़ी होती है जैसे पेंडुलम वाली घड़ी हो गर्मी में क्या हो जाती है सुस्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में लंबे होने के कारण ये लोलक होता है वो क्या हो जाता है लंबा हो जाता है गर्मी पा करके उष्मा पा करके, इसलिए उसकी गर्मी के दिनों में ये घड़ियां क्या आ जाती है सुस्त हो जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा। तो कोटर का आयतन क्या होगा दोस्तों तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल क्यों टूट जाती है। तो बोतल क्यों टूट जाती है दोस्तों क्योंकि जब जल ठंडा होता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है बढ़ जाता है। जब जल क्या होता है जल जब ठंडा होगा यानी कि जल जब ठंडा होता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है वो जो है बोतल क्या होता है फट जाता है। और बोतल ही नहीं फटता है दोस्तों अगर किसी नल का भी पानी जम जाता है तो नल क्या हो जाता है नल का पाइप क्या हो जाता है फट जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पानी जमने पर क्या होता है फैलता है यानी कि पानी जमने पर फैलता है इसलिए क्या हो जाएगा बोतल टूट जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। क्यों फट जाती है अभी मैंने बताया क्योंकि जब पानी ठंडा होती है तो उसका क्या हो जाता है आयतन बढ़ने लगता है यानी फैलता है। तो पाइप में पानी जमने पर क्या होता है दोस्तों फैलता है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिए। देखिए दोनों एक ही क्वेश्चन है लेकिन दोनों को क्या किया है लैंग्वेज को बदल दिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है दो रेल पटरियों के मध्य एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है। देखिएगा जो रेल की पटरी होती है ऐसे तो उसमें एक छोटा सा क्या होता है स्थान के क्या किया जाता है छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है दोस्तों क्योंकि धातु जो है गर्म होने पर क्या होता है गर्म होने पर फैलता है गर्म होने पर क्या होता है फैलता है। ठीक है, इसलिए उस और ठंडा होने पे सिकुड़ता है इसलिए जो है उसको थोड़ा सा जगह क्या किया जाता है छोड़ दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर क्या होती है संकुचित होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि जब जनरेटर अधिक देर तक चल जाता है तो उसमें क्या डाला जाता है पानी डाला जाता है। क्या डाला जाता है पानी डाला जाता है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा यानी पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, जब जनरेटर अधिक गर्म हो जाता है तो उसमें पानी डाला जाता है क्योंकि पानी जो होता है जल जो होता है ऊष्मा का अच्छा शोषक भी है। ठीक है,
जिसके वजह से वो थोड़ा जनरेटर जो है क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक को बताना है। थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो थर्मल फ्लास्क का बात किया जाए दोस्तों तो वो क्या है, डी बार है। क्या है, डी बार ने थर्मल फ्लास्क की खोज किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? बहुत अच्छा चालक कौन है ऊष्मा का? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि पारा जो है ऊष्मा का एक अच्छा चालक है, सुचालक है, इसलिए इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग जो है थर्मामीटर में किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया था? एक अच्छे उत्सर्जक एक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम जो है किरचॉफ ने दिया था दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लाजवाब प्रश्न है, थ्योरी से प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आप लोग कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है स्टीफन का विकिरण नियम क्या है? स्टीफन का विकिरण नियम क्या है? तो अगर बात किया जाए स्टीफन का विकिरण नियम का दोस्तों तो वो है यानी कि E⁴ इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टीफन के विकिरण नियम। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, यानी कि बोलोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो बोलोमीटर से जो है ऊष्मीय विकिरण को क्या किया जाता है, मापा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन ताप और ऊष्मा से लिया गया है, ताप और ऊष्मा से लिया गया है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा सा लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग इतना पढ़ के उसके बाद जो है उसमें से क्वेश्चन को हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक बताना है दोस्तों। तो सबसे अच्छा सुचालक जो होता है उसमें का समुद्र का पानी होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? तो चांदी की ऊष्मीय चालकता जो है अधिक होती है किससे? तांबे की ऊष्मीय चालकता से। ठीक है, क्योंकि चांदी जो होता है सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक भी है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक बताना है दोस्तों। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है वो क्या है? पारा है दोस्तों। क्या है? पारा है। जैसा कि इस वीडियो में हम लोग ताप एवं ऊष्मा से जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर किए हैं जो एग्जाम में आने की संभावना रहती है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए क्योंकि बिहार पुलिस के लिए अब लगातार इस पे हम लोग तैयारी करवाएंगे। आप लोगों को साइंस से हर टॉपिक से वीडियो आप लोगों को जाएगा, हर टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना के आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।